तो कलन का मतलब हो गया कैलकुलस। क्या कहेंगे? कैलकुलस। ये दो प्रकार के होता है, अवकलन और समाकलन। समाकलन, अवकलन को डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और समाकलन को इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अवकलन क्या है, समाकलन क्या है, इस चीज को समझना है ना। कलन होता है दो प्रकार के, अवकलन और समाकलन। अब अवकलन को समझिए और समाकलन को समझिए। अवकलन कहने का मतलब, जैसे फिजिक्स में तो बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है ना। कोई ऐसा सीट होगा, उस सीट का क्षेत्रफल निकालना है, तो उस सीट का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले वहां के छोटे बिंदु का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छोटे चीज का क्षेत्रफल निकालने से हमें बड़े चीज को हम निकाल सकते हैं, उससे भी और बड़ा दिया जाएगा तो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले छोटा चीज पता होता है तो हमें बड़ा चीज निकालना आसान हो जाता है। जैसे कि मार्केट में जाते हैं, कलम का दाम पता होता है तो 20 का भी निकाल लेते हैं, 50 का भी निकाल लेते हैं, इस प्रकार के निकाल लेते हैं ना। तो उसी प्रकार से फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है। तो उस समस्या को हल करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले छोटे छोटे चीजों को क्या करना था, याद करना पड़ता है। और उस छोटे छोटे चीज को बड़े चीज में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसलिए अवकलन की जरूरत पड़ा। क्या चीज की जरूरत पड़ा? अवकलन की जरूरत पड़ा। समाकलन में क्या होता है कि एक छोटे चीज को हम बड़ा बना सकते हैं, बड़े चीज को हम क्या कर सकते हैं, छोटा बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। समाकलन में क्या किया जाता है, तो छोटे चीज को हम बड़ा कर सकते। तो अब अपने पास जब दोनों सोल्यूशन पता है कि छोटा से बड़ा भी कर सकते, बड़ा से छोटा भी कर सकते, तो इस प्रकार से तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया ना, क्या गणना करना आसान हो गया। अब हमारे पास जो भी समस्या हो, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे मैथ्स का हो, तो उसके लिए समाधान की जरूरत क्या है, तो हमें क्या सीखना चाहिए यहाँ पे, कलन और समाकलन। क्या अवकलन से हमें क्या मिल सकता है, तो छोटे चीज के, छोटे भी मतलब जितना भी छोटा छोटा चीज होगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको ज्ञात कर सकते हैं ना। मान लेते होता क्या है कभी कभी कि हम लोग ना लंबे दूरी तय करते हैं, उस दूरी को तय करने में हमारा स्पीड बहुत ज्यादा आ गया, वेग भी ज्यादा आ गया, वेलोसिटी ज्यादा आ गया। तो उस स्थिति में कोई बीच में पूछ ले कि 10:05 में हमें बता दीजिए, किसी क्षण में हम लंबी यात्रा करके आए 5 घंटा का, और उसमें हमें प्रत्येक समय का क्षण का अगर हमें पूछ लिया जाए कि उस क्षण में हमें बताइए कि आपका स्पीड क्या था, तब उतना क्षण में हम स्पीड निकालने कैसे बैठ जाएंगे, नहीं हो पाएगा उस स्थिति में। तो उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया, अवकलन की जरूरत पड़ा कि ये ना किसी छोटे अंश वाले चीज को आपको ज्ञात करके दे सकता है। तो क्षण, किसी भी क्षण में किसी छोटे चीज को ज्ञात कर रहा है तो उसके लिए हम लोग अवकलन की हेल्प लेते हैं। समाकलन क्या करके देगा आपको, अगर आपके पास पहले से छोटा चीज पता है तो अब बृहत रूप में कोई चीज पता करने की जरूरत पड़ जाए, बड़ा सा चीज को पता करने की जरूरत पड़ जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो वो छोटे छोटे चीज को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन, समाकलन। और ये क्या करता है, बड़े चीज को छोटा बनाने का काम करता है कौन, अवकलन। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले सबसे पहले अवकलन, यही अपना आज का टॉपिक है। अवकलन आज सीखेंगे हम लोग, इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला को सीखेंगे, इसका संकेत क्या होता है इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले किसके बारे में, अवकलन। इसके बाद वाले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो समाकलन को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे अवकलन को। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, अवकलन। इसे आप लिख लीजिए कि आपका कलन दो प्रकार के होता है, अवकलन और समाकलन, हेडिंग लगाइए। तो चलिए अवकलन, अवकलन में इसका जो सबसे पहले संकेत क्या है, तो अवकलन को संकेत में हम लोग इस प्रकार से dy बाई dx करके लिखते हैं। अब dy बाई dx में y क्या है, x क्या है, इस चीज को समझेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए y क्या है, तो y एक आपका फंक्शन होता है, फंक्शन फलन, फंक्शन कुछ भी होता है जो आपको कुछ नया चीज निकाल करके देने वाला है ना। तो हम लोग गणित पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, और भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो गणित में इसको हम लोग ज्यादातर देखने को मिलता है, फलन शब्द, फंक्शन शब्द सुनने को मिलता है ना। गणित से ही जुड़ा हुआ फिजिक्स है,
बिना गणित के तो फिजिक्स भी नहीं है क्या। तो केवल कह देने से फिजिक्स नहीं हो सकता था, उसको बताना भी था, प्रूव भी करना था। उसको प्रूव करने के लिए मैथ की जरूरत पड़ गया, है ना। तो बिना मैथ के हम लोग फिजिक्स नहीं समझ सकते। अब फिजिक्स बना भी नहीं है बिना मैथ के। तो न्यूटन लोग जो थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, तो उन्होंने तो बोल देते थे ना इस चीज को, कथन के तौर पे बोल दिए, क्या है ना, इतना स्पीड से चलेगा तो ये होगा, ये वेग बदलेगा तो त्वरण होगा। तो कहने से तो नहीं हो सकता था, उसको प्रूव भी तो करना था, उसको बताना भी तो था। तो उसे बताने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ गया, क्या चीज, मैथमेटिक्स। और गणित की जरूरत पड़ता है, तो गणित में हम लोग को तो छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, किसका क्या नाम होता है, किसका क्या चीज होता है। तो फलन फलन बहुत बार सुनते, तो फलन क्या है, फलन एक आपका समझ लिए मशीन है ना। उस मशीन में अगर हम किसी चीज को रखेंगे तो वो हमें करके कुछ ना कुछ देगा, है ना, होता है ना। तो ये भी एक मशीन होता है। तो यहाँ फलन है, y को क्या करना है, y यहाँ पे हो जाएगा आपका फलन। और अभी तक हम लोग जो 10th क्लास में 11th क्लास में ये सब पढ़ के आ रहे हैं कि y बराबर कुछ लिखा हुआ रहता था x के टर्म में, x के पद में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलना था। तो y का ये फलन हो गया। ये क्या हो गया, बहुपद पढ़ते थे, याद है 10th क्लास में p ऑफ x लिखा हुआ रहता था, और यहां कुछ लिख दिया जाता था ऐसे करके बहुपद, है ना। तो ये बहुपद में ये जो है आपका फलन हो गया। और फलन किस रूप में दिख रहा है, ये यहाँ पे, तो यहां भी फलन कौन है, y है। और वो किस रूप में दिख रहा है, तो x के स्क्वायर में दिख रहा है। कितना, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब x के टर्म में लिखा हुआ है, x के पद में लिखा हुआ है, यहाँ भी x के पद में लिखा हुआ है ना। तो y क्या है अपने पास, फलन होता है, और वो क्या चीज के रूप में लिखा है, वो यहाँ पे है, x के रूप में है, वो क्या चीज है, तो x का वर्ग लिखा हुआ है। तो y यहाँ फलन हो जाएगा। तो हमें जो भी फलन दिया जाएगा उसमें ही ये d लगाना है, स्मॉल d, और नीचे में वो फलन किस रूप में लिखा गया, x के रूप में लिखा गया है, तो नीचे में वो x आएगा d के साथ में। तो इसे पूरा पढ़ते हैं हम लोग, dy by dx, क्या पढ़ेंगे इसे, dy by dx। और इसका मतलब निकल के आता है कि जो अवकलन का काम है परिवर्तन करने का, चेंज लाना, है ना। जो भी फलन होगा उसमें परिवर्तन करना, छोटे बनाना, छोटा बनाना। ये वर्ग में था, हम इसे छोटा कर देंगे। तो इससे पढ़ा जाता है, dy का मतलब हो जाता है कि y में परिवर्तन, यहां हम लिख दे रहे हैं y में परिवर्तन, आप लोग भी नोट कीजिएगा इसे, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। इसका फलन क्या चीज के रूप में है, तो x में है, तो क्या चीज लिखेंगे, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, ऐसे पढ़ते, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। अच्छा आप बताइए पढ़ करके, अगर इस प्रकार से कोई चीज लिखा हुआ है तो आप इसे क्या पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं ना कि जब y है लिखा हुआ और x नीचे है, तो y में परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष। तो यहाँ बताइए, ये dz लिखा हुआ है और थीटा लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं, z में परिवर्तन थीटा के सापेक्ष, क्या यही पढ़ा जाएगा ना। तो इसका मतलब तो यही निकल के आएगा कि z में परिवर्तन थीटा के सापेक्ष, में परिवर्तन थीटा के सापेक्ष हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्या ये लिखा हुआ ये चीज समझ में आया। तो जो भी फलन है उसमें परिवर्तन होगा, जो फलन होगा उसमें चेंज आएगा, और किसके सापेक्ष चेंज करना है वो नीचे में है, किसके थ्रू हम जा रहे हैं, है ना, किसके द्वारा हमें वो उसको चेंज करना है, तो वो नीचे में आता है। क्या ये बात क्लियर। अगर कोई भी चीज है उसे अगर डी लगा करके रख दीजिए तो वो छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे कोई किसी चीज का एरिया, जैसे वृत्त का एरिया है, वृत्त का एरिया जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और उस एरिया को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, अगर इस एरिया में हम डी लगा दिए तो मतलब वो एरिया कितना हो गया, छोटा आ गया, छोटा हो गया ना, एरिया बड़ा था छोटा बन गया। तो डी लगने का मतलब हो जाता है वो चीज क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर यहां तक आ? तो ये क्या है, फलन होता है। और ये क्या होता है, वो फलन का रूप है, किस रूप में लिखा गया है फलन, है ना। अगर हम लिख दें y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा, ये फलन y जो है किस रूप में लिखा गया, थीटा के टर्म में लिखा गया है ना, थीटा के पद के रूप में हम लिखे। और ये साइन थीटा त्रिकोणमितीय होता है, क्या अनुपात, ये पता है ना। तो y फलन है और इधर वाला जो है वो किस पद में वो फलन लिखा गया है, वो चीज यहाँ पे होगा, यही x के रूप में है, ये x के जगह पे ये आ चुका है ना।
तो जो x का स्थान लेगा वो x का स्थान यहाँ भी ले लेगा है, जो x का स्थान लेगा वही यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा ना, पहले से यहाँ x होता है। तो हम लोग जनरली अवकलन को dy बाई dx ही करके लिखते हैं, है ना। सामान्यतः हर चीज का जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र होता है ना। तो इसका भी एक सामान्य सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, तो dy बाई dx। व्यापक रूप बोल सकते हैं, क्या बहुपद का व्यापक रूप जानते थे क्या? p ऑफ x जो लिखा जाता था उसे हम लोग लिखते थे, उसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके लिखते थे ना। ये इसका क्या होता था, बहुपद का व्यापक रूप होता था। ऐसा थोड़ी ना कि हर बार बहुपद एक से में लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा तो नहीं, लेकिन एक मान लेते हैं हम लोग कि ये इसका व्यापक रूप है। आप ऐसे समझिए इस चीज को, यही ना व्यापक रूप कहता है। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका बहुपद खाली एक से में दिखेगा, कोई ऐसे लिख देगा तो गलत थोड़े ना हो जाएगा, कोई y के रूप में लिख देगा तो गलत हो जाएगा क्या? ये भी तो बहुपद होगा क्या? तो हम अगर dz बटे डी थीटा लिख देंगे तो ये अवकलन नहीं होगा? होगा ना, अवकलन होगा ही अवकलन। लेकिन जनरल एक हम फॉर्मूला मान के चलते हैं ताकि सबके लिए समझ में आए। उसके स्थाने को तो बदलना है, y की जगह आप जो फलन लिखा होगा उसको लिख लेंगे और वो फलन किस रूप में वहां यहाँ चेंज हो जाएगा, बस यही चीज है ना। तो dy बाई dx को एक व्यापक रूप माना गया कि आप अवकलन को इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो यहां तक क्लियर क्या? चलिए इसे मिटाते हैं और इसका फॉर्मूला को समझते हैं। तो अवकलन का फॉर्मूला इस वीडियो में हम लोग देखने वाले, आप लोग देखिएगा और बताइएगा फॉर्मूला, है ना, कि dx बटे क्या रहे, dx रहे। जैसे y होता है यहाँ पे, तो y बराबर आपका फंक्शन दे दिया गया क्या, x, तो यहाँ x लिखा गया, y की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे x, और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब x रहे और x, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा, ऐसे भी तो dx बटे dx कट के 1 ही होगा, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब x के पावर n, मतलब किसी फंक्शन का पावर अगर कुछ दिया रहे तब उसे कैसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो x के पावर n के ऊपर एक फॉर्मूला बना कि n जो होगा पावर नीचे की तरफ आएगा और पावर 1 घटा लेना है, पावर को क्या करना है, 1 घटा लेना है, माइनस करना है। तो n x के पावर n माइनस 1 हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। c कहने का मतलब कांस्टेंट है, c का मतलब कांस्टेंट, मतलब नियतांक बोल सकते हैं। नियतांक हम लोग पढ़ते हैं गणित में, संख्या को बोलते हैं, जो फिक्स वैल्यू होता है, बदलता नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई संख्या रहे 2 3 4 5 0 कुछ भी रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। क्या होगा, 0। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स होगा। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होगा 1/x होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन एक्स होता है, माइनस में साइन एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉट का कॉस एक्स है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। कॉसेक कॉट से जुड़ा होता है, सेक टेन से जुड़ा होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई, ये माइनस में होगा। a के पावर अगर x रहे, a के पावर x रहे, तब जो हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन a के पावर x इंटू में log a हो जाएगा। e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x ही रहेगा, है ना। अब देखिए, अगर दो फलन जुड़ा हुआ है, जोड़ घटाव में रहे और उसका डिफ्रेंशिएशन करने को मिलेगा हम लोग को, तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दो फलन जोड़ में रहे या घटाव के रूप में रहेगा, तो आपको डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है यहाँ पे, और गुना में भी हो सकता है, भाग में भी हो सकता है, क्या इस प्रकार से भी आ सकता है हम लोग के पास में स्थिति। तब हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको देखिए। जैसे प्लस में रहे तो बारी बारी से अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इसको अवकलित करेंगे, है ना, अवकलन करेंगे। तो यहाँ एगो a है और दूसरा का क्या है, b है, तो पहले a वाला का डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष कर लेंगे। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। फिर अगले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे,
किसका? तो बी वाला को x के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला dA बटे में x प्लस माइनस dB बटे में dx। ये प्लस और माइनस वाला के लिए हो गया। अब गुना वाला के लिए अब सीखेंगे। गुना और भाग बहुत जरूरी है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा। चलिए गुना को सीखना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि अगर दो फलन आपको गुना में दिया है तब पहले वाले किसी फलन को बाहर रखिए, दोनों में से किसी को एगो बाहर रखिए और दूसरका को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तब पहला u और v में हम u को बाहर कर दिए और v को क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष। u को क्या कर दिए? बाहर कर दिए और v वाला को क्या कर दिए? डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पे प्लस चलेगा, क्या चलेगा? प्लस चलेगा। अब क्या करना है? जिसको बाहर किए हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसका इसमें पहले से कर चुके उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। अब v को बाहर रखेंगे और किसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन? u को किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ये बन गया आपका क्या चीज? u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला। समझ में आया? दो फलन होगा, दोनों के दोनों फलन गुना में रहे तो उस स्थिति में पहले वाले को बाहर कर लीजिए तो दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। प्लस करना है और जिसका कर चुके हैं उसको बाहर रखिए और जिसका नहीं किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्या ये बात समझ में आया? तो दो होगा, दो में से किसी को भी बाहर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे u को पहले बाहर, v को भी बाहर रख सकते हैं, u को कर लेंगे है ना, तो फिर हमें v को करना पड़ेगा और u को बाहर रखेंगे।